नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम का खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। साथी खिलाड़ी ने ही की थी एथलीट खिलाड़ी की हत्या। मामला फरीदाबाद का है, जहां क्राइम ब्रांच ने 3 दिन पहले हुई एथलीट की हत्या के मामले को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में खिलाड़ी समेत 3 अन्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा अजय नाम के युवक पर आरोप है कि इसने सेक्टर 12 स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाले एथलीट प्रियांशु को चाकू से गोदकर उस समय हत्या कर दी, जब वो प्रैक्टिस करके साइकिल से घर लौट रहा था। पुलिस के मुताबिक अजय और प्रियांशु दोनों ही सेक्टर 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग किया करते थे और वहां पर इनका किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिस पर अजय ने प्रियांशु की हत्या का प्लान बनाया। इस प्लान को में उनके साथी ने उसे चाकू ला कर दिया, तो वहीं उसके भाई ने हत्या के बाद उस चाकू को ठिकाने लगाया। प्रियांशु की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि प्रियांशु बेहद शानदार एथलीट था और 200 से ज़्यादा मेडल भी जीत चुका था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और हत्या के आरोप में अजय और उसके भाई और दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से चाकू रिकवर करने की कोशिश में जुटी है। शाम की घटना है और जो प्रियांशु जो एथलीट है, ये अपने प्रैक्टिस करके अपने घर जा रहा था चावल संजय कॉलोनी। वो पीछे से जो दूसरा प्रैक्टिस करने वाला जो इसका एक साथी था, जिनकी 3-4 दिन पहले एक झगड़ा हुआ था ट्रैक पे, और एक दूसरे के ट्रैक में घुसने की वजह से, तो उसी रंजिश के चलते जो आरोपी अजय है, उसने इसको साइकिल से, वो भी साइकिल पे जा रहा था और पीछे से वो भी साइकिल पे जाकर उसको टक्कर मार के गिरा के चाकू से हमला करके उसके छाती पर उस पर वार किया था, जिससे कि फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी प्रियांशु की। इस मामले में थाना सेंट्रल में मुकदमा दर्ज किया गया था और इसकी क्राइम ब्रांच डीएलएफ तफ्तीश कर रहा था। इसमें आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली, जिसमें आरोपी अजय को सेक्टर 12 एरिया से अरेस्ट कर लिया गया और पूछताछ में पता लगा है कि जो इसका आरोपी अजय है, झगड़े की वजह से इसने रंजिश पाल ली थी और उसने उसको मार दिया। इसको चाकू ला के दिया था इसके दोस्त अभिषेक ने, तो उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और इसका जो ब्रदर है दीपक, ये इसने चाकू से खून साफ किया था और चाकू को छुपाया था। इस मामले में तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी पुलिस गिरफ्त में है और इनको जेल भेजा जाएगा। तीनों की बात करें तो इनकी उम्र कितनी थी, इनके संबंध क्या थे? आरोपी अजय और दूसरा जो मृतक लड़का है प्रियांशु, ये दोनों एथलीट हैं और साथ ही प्रैक्टिस करते थे सेक्टर 12 खेल परिसर में। दूसरा जो अभिषेक है, ये 19 वर्षीय है और ये इसका दोस्त है, इसका अजय का। तो ये कुछ नहीं करता, ऐसे ही हमारा घूमता है। और उसका जो भाई है, आरोपी अजय का जो भाई है दीपक, ये करीब 24-25 साल का है और ये किसी कंपनी में काम करता है, इंपीरियल ऑटो वगैरह में। तो अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने इनको तीनों को अरेस्ट कर लिया है और पूछताछ जारी है और बाकी अभी इनको। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में हर साल सितंबर महीने में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय पोषण माह भी कहा जाता है। पोषण माह का प्राथमिक उद्देश्य पोषण के बारे में जागरूकता फैलाना है और परिवारों द्वारा आसानी से अपने बच्चों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को के लिए पोषक के पूरक के लिए सरकार सेवाएं पहुंचाने में सहायता करना है। इस कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी वर्कर घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों को पोषण माह का महत्व बताते हैं और जागरूक कर रही हैं। इस दौरान आंगनबाड़ी वर्कर बच्चों के वजन की भी जांच कर रही है और यदि वजन कम पाया जाता है तो उन्हें उचित आहार की जानकारी के अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट की सहायता से उचित चिकित्सा उपलब्ध भी कराई जा रही है। पोषण माह कार्यक्रम की जानकारी देते हुए फरीदाबाद ग्रामीण चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर डॉक्टर मंजू शोराणा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा हर साल सितंबर महीने में पोषण माह का कार्यक्रम मनाया जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि इस दौरान 1 से 7 सितंबर तक मातृत्व वंदना योजना भी हम मनाते हैं, ताकि गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएं
0 से लेकर 6 साल के बच्चों और किशोरी लड़कियों में पोषण की कमी ना रहे। उन्होंने कहा कि इस दौरान आंगनवाड़ी वर्कर के माध्यम से घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ जोन में 190 और फैजाबाद ग्रामीण क्षेत्र में 290 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो इस मुहिम को घर घर जाकर कर रहे हैं। सितंबर से 30 सितंबर तक हमारा पोषण माह चल रहा है। उसमें हम अपनी एरिया की गर्भवती माता, दूध पिलाने वाली माता और एरिया की जितनी भी हमारी माता बहनें हैं सभी को जागरूक कर रहे हैं कि भाई बच्चों को पोषण माह के दौरान तो देनी ही देनी है, लेकिन हमेशा ही बच्चे को हरी सब्जी पे ज़्यादा ध्यान देना है और ख़ुद को भी हरी सब्जी पे ज़्यादा ध्यान देना है। हरी सब्जी हमें ज़्यादा मात्रा में खानी चाहिए क्योंकि इससे ही हमें सही पोषण मिलता है। अंकुरित दालें, अंकुरित चना, इसी के बारे में सभी बताया। हरी सब्जी और जो भी हमारा मतलब माता बहनें खाना बनाती हैं हाथ धो के, हाथ साफ करके खाना बनाएं, खाने को ढक के रखें और बच्चे को खाना खिलाते समय, खाना खिलाने से पहले भी बच्चे के हाथ धुलवाएं, खाना खिलाने के बाद भी बच्चे के हाथ धुलवाएं और बच्चों का सही विकास हम जब ही करेंगे और बच्चे को खेलने दें। जितनी पोषण माह का कार्यक्रम हरियाणा सरकार के द्वारा 1 से 30 सितंबर तक हर साल मनाया जाता है। इसी दौरान हमारा 1 से 7 सितंबर तक मातृत्व वंदना योजना सप्ताह भी हम मनाते हैं, जिसका मेन उद्देश्य है हमारी गर्भवती माताएं हैं, दूध पिलाने वाली माताएं हैं, 0 से 6 साल के बच्चे और किशोरी लड़कियां, इनमें कहीं भी पोषण में इनमें कमी ना रहे, ये हमारा मेन उद्देश्य है। और जो पोषण माह है इसके दौरान हम डेट वाइज हम डेली अलग अलग एक्टिविटीज़ आंगनवाड़ी सेंटर के माध्यम से करवाते हैं। मेरे पास बल्लभगढ़ जोन में 190 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और फरीदाबाद रूरल में 229 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे जाके डोर टू डोर घर घर जा कर के इस मुहिम को चला रही हैं। हर घर जाके वो बच्चों का वज़न लेती हैं। जिन बच्चों का वज़न कम है उन बच्चों के वज़न को वो उनके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करती हैं ताकि जो भी उसमें कमी है, खान पान में कोई कमी है या कोई डॉक्टरी जांच की उनको ज़रूरत है तो वो सारा हम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ में मिलके हम पूरा करवाएं और उनको लोकली अवेलेबल लो कॉस्ट फूड रेसिपी के माध्यम से उनको अच्छा पोषाहार लेने के लिए हम बता पाएँ। अगली खबर की ओर, फैजाबाद के फतेहपुर बिल्लौच में मोबाइल टावर लगाने का विरोध करना पड़ोसियों को काफ़ी भारी पड़ गया। बता दें कि मोबाइल टावर लगवाने वाले पड़ोसी मोबाइल टावर लगाने का विरोध कर रहे थे। पड़ोसियों को लाठी डंडों से जमकर पीटा गया। इस मामले में महिलाओं सहित कई युवकों को चोटें भी आई हैं, जिन्हें फैजाबाद के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। भर्ती के दौरान उनकी जांच चल रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पक्ष की तरफ से फायरिंग भी की गई, जिसमें एक महिला को गोली लगने की सूचना मिली है। फिलहाल पीड़ित पक्ष की तरफ से जो भी शिकायत प्राप्त होगी उसके हिसाब से कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ये तस्वीरें फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लौच की है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक पक्ष दूसरे पक्ष पर हावी हो रहा है। बता दें कि झगड़े में दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि इस झगड़े की असल वजह एक मोबाइल टावर के लगाए जाने का विरोध करना है। इसी विरोध के चलते मोबाइल टावर लगवाने वाले और विरोध करने वाले पक्ष में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस हमले में महिलाओं सहित कई लोग घायल हुए हैं। पीड़ित पक्ष के मुताबिक कुछ महिलाएं तो मंदिर में पूजा कर रही थी। हमला करने वालों ने उन्हें वहां भी नहीं बख्शा और उन्हें मंदिर में घुसकर पीटा। इस हमले में घायल लोगों को फरीदाबाद के निजी अस्पताल और सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं फरीदाबाद के पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि मोबाइल टावर लगाने का विरोध करने पर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। इसमें महिलाओं सहित कई लोगों को काफ़ी चोटें आई हैं। वहीं इसमें एक महिला को गोली लगने की भी सूचना सामने आ रही है। फिलहाल इस मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से शिकायत मिलने के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। और हम 5-7 औरत मंदिर में पूजा करने के लिए बैठी और ये सारा रिकॉर्डिंग पुलिस के पास भी है। और ऐसे ही जैसे भगदड़ मची तो हम ऐसे खड़े होकर देखने लगे क्या हुआ। लक्ष्मी नारायण ने शुरुआत मेरे से करी, मेरे में लठियाँ बजाई और मेरे को जैसे लक्ष्मी नारायण और किस बात वो दूसरी पार्टी का टावर के उसमें। और आज टावर का कोई मामला नहीं था, हमें कुछ पता नहीं है कि आज क्या होने वाला है। अवैध टावर लगाया जा रहा, पूरे 1 साल से विरोध कर रहे हैं हम।
लेकिन ना तो प्रशासन सुनाई करता है ना कोई करता है। आज हमें कुछ पता ही नहीं है कि दूसरी पार्टी वाले क्या करने वाले हैं। हम तो अपने शांत बैठे मंदिर में पूजा कर रहे थे, लेकिन हम पे शुरुआत औरतों से हुई है, वारदात औरतों से हुई है लठियाबाजी की। तो कितने लोग थे और किस चीज़ से हमला किया था आपने? कम से कम 50 लोग थे, बंदूक भी थी, लाठी भी थी, फरसा भी थे, सारे चीज, चक्कू भी थे। तो फायर हुआ है, किस किस को चोट आई है? इस बीच गोलियां भी चली हैं, किस किस को चोट आई है? सारे आपके सामने हैं, हम जो हैं हमारी चोटें देखो आप। तो औरतों से शुरुआत करी है, पुलिस मौके पे नहीं पहुंची? नहीं पहुंची पुलिस मौके पे। 2 घंटे बाद पहुंच रही है। ये बच्चा सामने से आ रहा है, इसके पास हथियार कोई नहीं था। हमारे पास कोई हथियार ही नहीं, हम तो मंदिर में थे सारे। इसका मतलब दबंग है वो लोग, पुलिस प्रशासन से मिले हुए हैं। उन्होंने हमसे बार बार कहा कि हम 10 लाख रुपए दे के आए पुलिस प्रशासन को, और हम बार बार फोन। प्यारो सर, फतेहपुर बलोच में टावर को लेकर लाठी डंडे चले हैं, लोग घायल हुए हैं, महिलाएं घायल हुई हैं, क्या है पूरा मामला? ये आज की घटना है। जो मोबाइल टावर लगाने के लिए एक जयनारायण नाम के जो व्यक्ति हैं, उन्होंने परमिशन ले रखी थी, वो अपने टावर लगवाने वाले थे। जो आज जो टावर कंपनी से जो आए थे टावर लगवाने, तो जो पड़ोसी थे उन्होंने इसका विरोध किया और इसी विरोध के फलस्वरूप इनका आपसी झगड़ा हुआ है और दोनों तरफ से इनकी मतलब कहासुनी हुई और उसके बाद कहासुनी में एक दूसरे के साथ मारपीट हुई है, जिसमें जो जयनारायण हैं उनके जो बेटे की बहू है उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उसमें उसको गनशॉट की बात आ रही है सामने कि वो लगी है, और दूसरे पक्ष को भी तो कुछ चोटें लगी हैं जो वो भी बता रहे हैं कि कहीं एडमिट है। इसमें शिकायत पुलिस से एहतियात बरत रही है, दोनों तरफ से जो भी इसमें सामने आएगी चीज़ें उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी आरोपी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर घायलों की बात करें तो कितने लोग घायल हुए हैं और अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? इसमें पुलिस बयान ले रही है जिनको चोट लगी है, जो जयनारायण के उसके पक्ष की तरफ से। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फैजाबाद के मुजेसर इलाके में दिन दहाड़े गोली चलने की खबर सामने आई है। दरअसल पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारने की खबर सामने आई है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल भी हो गया, जिसे सिविल अस्पताल बादशाह खान में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये नज़ारा बीके अस्पताल का है, जहाँ पर मोनू घायल अवस्था में है। और दरअसल मोनू को कुछ वक्त पहले अलग अलग नंबरों से कुछ अश्लील कमेंट और उसके परिवार वालों के ऊपर गंदी बातें लिखकर मैसेज द्वारा भेजी जा रही थी, जिसकी शिकायत उसने साइबर सेल में की थी, जिसमें पीड़ित पक्ष को शक था कि नेत्रपाल और उसके 2 लड़कों ने ही ये काम किया है। जिसके पास नेत्रपाल पीड़ित मोनू के घर पर पहुंचा और उसके पिता से बात करने लगा और कहा कि हमारे लड़कों से गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, साइबर सेल चलकर राजीनामा कर लेते हैं। ऐसे में घायल मोनू के पिता ने कहा कि मैं ऐसा राजीनामा नहीं करूंगा, समाज के 10-12 लोगों को बुलाकर उनके सामने बात होगी, इसके बाद ही राजीनामा होगा। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच में कहासुनी हो गई, जिसके बाद नेत्रपाल के लड़के साहिल ने और दूसरे बेटे ने मोनू पर गोली चला दी। गोली उसके पैर को छूकर निकली। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में मोनू का बयान लिया जा रहा है, उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। कोई रंजिश नहीं थी, हमें तो ये भी नहीं पता था। 1 साल पहले मेरे लड़के को, मेरी बहनों को, बेटियों को, सबके बारे में बहुत गंदे गंदे कमेंट आ रहे थे फ़ोन से, आईडी बना के डुप्लीकेट। वो हमने साइबर में कंप्लेंट दे रखी थी और अभी 2-3 दिन पहले साइबर से फ़ोन आया जो मेरे लड़के को बुलाया गया और वहाँ लड़के को ये भी टकरा गए जिन्होंने गोली चलाई है, जिनके ऊपर आरोप है। हाँ जी, लेकिन हमें कभी भी नहीं पता पड़ा था कि ये है, लेकिन हमें शक हो गया था। दूसरे दिन इन लड़कों का बाप मेरे घर पे ऑटोमेटिक अपने आप सुबह आ गया कि भाई मेरे लड़कों से गलती हो गई है, तू चल हमारे पास वहाँ पे साइबर में और राजीनामा लेके आ। हमने 2 दिन टरका दिया इसमें। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे देखेंगे, लेकिन आज सुबह में फिर आया। मैं बोला भाई 4 आदमी, गाँव के 10 आदमी इकट्ठे कर ले और उसी समाज के हिसाब से फैसला होगा, ऐसे तो नहीं करूँगा। बस इसने फ़ोन करके मेरे पास बैठ करके और तुरंत ही अपने लड़कों को बुलाया घर से और आते ही सीधी गोली चलाई लड़के। क्या नाम है लड़के का? मेरे लड़के का नाम मोनू लंबा है। कितने लोग थे वो? कौन है वो 3 है जी, नेत्रपाल और उसके 2 लड़के, एक साहिल छोटा वाला और नीसू बड़ा वाला। कैसी तबीयत है मोनू की? मोनू अभी मतलब जी पहले तो रेफर कर दिया था दिल्ली के लिए, फिर हम वर्धा। प्यारो साहब, मुजेसर इलाके में गोली चली है, क्या है पूरा? ये कि पुरानी झगड़े का मामला है, जो पीड़ित जिसको
चोट लगी है, आज गोली लगी है मोनू। इसकी फेसबुक पे जो दूसरा पक्ष है उन्होंने कुछ गाली गलौज कर रखी थी, जिसकी शिकायत दी गई थी और इस पर कार्रवाई करते हुए इसमें पुलिस इन तक पहुंची थी, तो इनको बुलाया गया था। तो उस बुलाने के बाद फिर ये जो दूसरा पक्ष है आज इनसे बातचीत करने गया था, अब भी इसको देख लेते हैं, भी कोई बात नहीं जो भी हुआ। लेकिन इसी दौरान इनकी आपसे बहस हुई तो में, जिसमें इन्होंने जो साहिल और निखिल है, इन्होंने मेरे से गोली चला दी, जिससे पीड़ित मोनू को पैर में गोली छोड़कर निकल गई। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस को अभी वो बयान लेने गए हैं वहाँ पे बीके हॉस्पिटल में, और जो बयान देंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आरोपी चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने फिरोजपुर राजपूत गांव में कृषि अधिकारियों व किसानों के साथ कपास की फसल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पलवल जिले में कपास की फसल में पिंक बॉलवर्म का खतरा नहीं है। जिले के किसानों को कपास की फसल की पैदावार के बारे में जागरूक किया जा रहा है। कृषि उप निदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने कहा कि किसान धान की फसल की कटाई के बाद फसल अवशेष ना जलाएं। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के तहत जिन किसानों ने धान की रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर कराई है, योजना के अनुसार 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि कपास, धान व बाजरा की फसल से संबंधित कोई भी जानकारी किसान कृषि विभाग के कार्यालय में कृषि अधिकारियों से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। अब खेत में देखने से पता चला कि जैसिड, थ्रिप्स या दूसरे कीट फसल में न के बराबर हैं, और किसानों को ये भी समझाया आज कि आर्थिक कगार के बाद ही दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। आर्थिक कगार का मतलब है कि जब कीड़े इस अवस्था तक पहुंच जाएं कि उनका नियंत्रण करना ज़रूरी है, उसी दशा में दवाइयों का वो छिड़काव न करें। तो उसके लिए किसानों बताया कि यदि जैसिड है, दो प्रति पत्ता दिखाई देती इस पत्तों का निरीक्षण करने के बाद, या सफ़ेद मक्खी है वो 6 से 8 प्रति पत्ता के हिसाब से दिखाई दे, या थ्रिप्स है वो 8 से 10 दिखाई, तो उसी दशा में छिड़काव करना चाहिए। यदि इससे कम अवस्था में है और देखने में आया कि फसल में क्राइसोपरला भी दिखाई दे रहा है जो कीटों को खाता है, यानी मित्र कीट है एक तरह से, और उसी के साथ में मकड़ियाँ काफ़ी दिखाई दे रही हैं खेत में जो कीड़ों को खाती हैं। तो इसलिए मित्र कीटों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि बिना वैज्ञानिकों की सलाह के, विशेषज्ञों की सलाह के किसान भाई दवाइयों का छिड़काव इस समय ना करें। इस अवस्था में क्योंकि फसल के ऊपर टिंडे आए हुए हैं और टिंडा ठीक से खिले, तो किसान भाई यदि नीचे पानी की कमी की वजह से यूरिया नहीं दे पाया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। पलवल में फसल खरीदने में अहम रोल निभाने वाले आढ़तियों का किरदार सरकार खत्म करने जा रही है, जिसे लेकर एक और जहां आढ़तियों में इस योजना को लेकर भारी रोष व्याप्त है, तो वहीं दूसरी ओर किसान अपने आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते आढ़तियों के चंगुल में फंसे रहने को मजबूर है। इसी कड़ी में हरियाणा स्टेट आढ़ती एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने प्रदेश सरकार द्वारा MSP में से अलग प्राइवेट बिकने वाली सभी फसलों की क्रय विक्रय ई-नेम पोर्टल के जरिए करने के आदेश का विरोध करते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने अपने आदेशों को वापस नहीं लिया तो आढ़ती आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। ये वक्तव्य अशोक गुप्ता ने पलवल के रेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। भले ही प्रदेश सरकार किसानों को संपन्न बनाने के प्रयास में हो, बावजूद इसके प्रदेश का किसान आज भी आर्थिक रूप से इतना कमजोर है कि वो सरकार द्वारा चलाई जा रही ई-नेम पोर्टल स्कीम का लाभ ना उठाकर आढ़तियों के चंगुल में ही फंसे रहने को मजबूर हैं। किसानों का मानना है कि अपने घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए वो फसल को बेचने से पहले ही आढ़तियों से रकम ब्याज पर उठा लेते हैं। उसे पूरा करने के लिए वो फसल उन्हीं को बेचने के लिए आज भी मजबूर है, जिसके चलते सरकार द्वारा चलाई गई ई-नेम योजना को वो समझना ही नहीं चाह रहे। इसी कड़ी में सरकार की इस योजना का विरोध करते हुए हरियाणा स्टेट आढ़ती एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि अब MSP से अलग प्राइवेट बिकने वाली सभी फसलों की खरीद फरोख्त ई-नेम पोर्टल के जरिए होगी।
जो व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि ई-नेम एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसमें फसलों की खरीद फरोख्त कंप्यूटर के द्वारा होगी और खरीदार को फसल का भुगतान माल उठाने से पहले सीधे किसानों से करना होगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों का तो नुकसान होगा ही, अपितु हरियाणा की मंडियों से आढ़तियों का नामो निशान मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी आढ़ती सरकार की स्कीम का विरोध करते हैं। ये स्कीम आढ़ती और किसान के हित में नहीं है। किसान की फसल का पेमेंट कैसे और कौन करेगा ये स्पष्ट नहीं है, ये धरातल पर संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी एक मांग ये भी है कि सरकार आढ़तियों का कमीशन कम करने के फैसले पर दोबारा विचार करे। उक्त मांगों को लेकर हरियाणा स्टेट आढ़ती एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर आगामी 10 सितंबर को गोहाना में एक महारैली करने का ऐलान किया है, जिसमें प्रदेश के 32,000 आढ़ती हिस्सा लेंगे। इसी के साथ चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना या मांगों को लेकर सही कदम नहीं उठाया तो उसी दिन सरकार से आर पार की लड़ाई के रूप में आंदोलन की रूपरेखा की घोषणा भी की जाएगी। आयोजन किया जाएगा, उसी के तहत हम जो है कार्यकारिणी के मेंबर सारे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं। बहुत लोग जो है भारी संख्या के अंदर बसों से, कारों से और उससे जो है ना गोहाना मंडी के अंदर पहुंचेंगे और लोगों को अब सारी सरकार की कार्रवाई के बारे में बताएंगे और आगे सरकार के खिलाफ जो हमने अगर इन्होंने नहीं मानी वहाँ पे चर्चा करने के बाद एक डिसीजन लेंगे और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। गुप्ता जी, फसल खरीद की मुख्य कड़ी है आढ़ती और सरकार इसे खत्म करने जा रही है। आढ़तियों का भले ही नुकसान है, लेकिन किसानों को क्या नुकसान होगा इससे? किसान तो ये समझो भी आज सारे ये जो है ना एमएसपी करते हैं, सारे हिंदुस्तान के अंदर टोटल फसल का 6% माल ही एमएसपी पे खरीदा जाता है, 94% व्यापारी खरीदते हैं। अगर 2 दिन के अंदर जैसे अब हमारे यहाँ, मैं लाडवा मंडी से हूँ, अगर वहाँ का हिसाब लगाया जाए तो हमारे यहाँ ब्रीक की कुछ फसलें जो हैं आ रही हैं। अगर वहाँ किसान जो है का माल आढ़ती व्यापारी ना खरीदे तो 2 दिन के अंदर ही जो है आकार मिट जाएगी। बगैर व्यापारी के कभी भी कोई मंडी का माल नहीं उठाया जा सकता। हरियाणा में कितने आढ़ती होंगे जिन्हें इससे नुकसान होगा? सभी को होगा लगभग। कितने होंगे करीब आपके एसोसिएशन? 32,000 आदमी के लगभग 32,000 खत्म करने जा रही है। सीधे फसल खरीद होगी किसान से। ये आढ़ती को अगर सरकार खत्म कर रही है तो ठीक नहीं है, लेकिन जो सरकार खरीद रही है उसका वो टाइम पे पैसा दे रही है, लेकिन बीच में भी किसान को हर बार जरूरत पड़ती है तो वो आढ़ती उनको पैसा दे देता है, तो किसान को ये समस्या होगी। तो बिना किसी लालच के आढ़ती बिना किसी ब्याज के पैसा देता किसान को? नहीं, बगैर ब्याज के तो पैसा आढ़ती नहीं देती। तो कह सकते हैं कि ये तो एक चंगुल में फंसे रहना हुआ। उसको आप कैसे भी लगा लो, जरूरत के टाइम पे तो जो ब्याज पर मिले या वैसे मिले पैसा मिल तो रहा है। तो मजबूरी है किसान की आढ़ती से जुड़े रहना। हाँ, तो किसान अभी संपन्न नहीं हुआ? नहीं, अभी संपन्न नहीं है किसान। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM के खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।